लिखा है इन अ रिएक्शन A plus B2 that gives AB2। अगर आप ध्यान से देखिए तो रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। अब इसमें लिखा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग। आपको पहचानना है इनमें से कौन सा फॉलोइंग एलिमेंट्स में लिमिटिंग रिएजेंट है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ए है कि बी है। तो हमने पहला केस लिया है 300 एटम्स ऑफ ए, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ए एटम है इसलिए मैंने उसको एटम लिखा है। B2 आपका मॉलिक्यूल है, जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो B2 आपका जो है, जो B2 है आपका वो एटम नहीं है, B2 आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अब हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं, ध्यान से देखिए। हमने रिएक्शन लिखी है A plus B2 that gives AB2। ये रिएक्शन लिखी है हमने। देखो कैसे समझते हैं। हमको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है कि A है कि B मॉलिक्यूल है, दोनों में पहचानना। अब मैंने गुनगुन इसमें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको बताया था। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं जब एक एटम A का होगा और एक मॉलिक्यूल B2 का होगा तो एक मॉलिक्यूल AB2 का बनेगा। ध्यान से देखो, जब एक एटम A का होगा, एक मॉलिक्यूल B2 का होगा, तब एक मॉलिक्यूल AB2 का बनेगा। अब तुमको पहचानना है कि यहां पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम A के रिस्पेक्ट में देखते हैं। चलो आओ A के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो A के कितने एटम्स दिए गए हैं गुनगुन, देखो ध्यान से, 300। तो अगर हम A के 300 एटम्स लेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम A के 300 एटम्स लेंगे तो दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि A और B2 दोनों के जो मोल्स का रेशियो है वो 1:1 है। यानी अगर A हम 300 लेंगे तो B2 भी कितना लेना पड़ेगा, 300 लेना पड़ेगा। B2 भी कितना लेना पड़ेगा, 300 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर आपने A 300 लिया है तो रिएक्शन कहती है दोनों के मोल्स का रेशियो सेम होना चाहिए, तब रिएक्शन हो पाएगी। तो B2 भी 300 होना चाहिए। लेकिन क्या B2 300 है, चेक करो B2 कितना गिवन है। देखो ऊपर, ये देखो क्या गिवन है, B2 आपका 200 गिवन है। इसका मतलब B2 300 होना चाहिए, लेकिन B2 200 उससे कम है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है। यानी ये रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगी, यानी A आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब A नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका B2 ही होगा, लेकिन उसको समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं, फिर से रिएक्शन लिखते हैं। A plus B2 that gives AB2, ये रिएक्शन है। अगेन इनके मोल्स का रेशियो क्या है, 1:1 है, ये भी 1 मोल बन रहा है। अगर हम B2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो B2 के कितने मॉलिक्यूल है, 200 है, 200। यानी अगर इसके 200 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके 200 एटम्स होंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 है। अगर B2 के 200 मॉलिक्यूल्स होंगे तो A के 200 एटम्स होंगे। अब चेक करो क्या A के 200 एटम्स हैं, चेक करो बेटा। यस सर। A के तो सर 300 एटम्स है, वो तो 200 से भी ज्यादा है। यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 200 है, लेकिन A तो उससे भी ज्यादा है। तो यानी रिएक्शन तो हो ही जाएगी, क्योंकि 200 तो चाहिए ही चाहिए थे। यानी कि B2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और A क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। A कितना एक्सेस में है, 100 एटम्स। तो इस केस से डिसाइड हो गया कि B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। और A क्या है आपका, एक्सेस बाय 100, एक्सेस बाय 100 एटम्स। तो कितना आसान है। तो एक बार A के रिस्पेक्ट में देख लिया तो A नहीं था, फिर मैंने B2 के रिस्पेक्ट में देख लिया तो B2 निकल आया। और फिर तो ऑब्वियस की बात है, दोनों में से कोई एक तो हो ही गई। तो हम लोग को ऐसे करके एक से एक करके चेक करना होता है। पहले हमने A के रिस्पेक्ट में चेक कर लिया, फिर मैंने B2 के रिस्पेक्ट में चेक कर लिया। तो गुनगुन इसको नोट करो बेटा। सर कर रही।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आप क्लास 2 वाली केमिस्ट्री भी पढ़ाते होंगे ना? क्या बेटा? हाँ तो सर वो मेरे फ्रेंड सर पूछ रहे थे, तो फिर वो लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना? हाँ हाँ, तुम उनको ज्वाइन करा देना, कब ज्वाइन कराना है सर बता देना। मैंने आपको मैसेज करा था ना व्हाट्सएप पे, आपने वो देखा? हाँ चलो हम तुमको रिप्लाई करते हैं। कैसे? हाँ सर कॉपी कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम इसको रफ करते हैं। ये हमने इसको रफ कर दिया। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं। दूसरा केस है हमारा बी वाला। बी केस है, उसमें लिखा है 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, ये गिवन है। 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, A प्लस B2 दैट गिव्स AB2। देखो ध्यान से, अब हम लोग उसको समझना होगा। A प्लस B2 दैट गिव्स AB2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमारे पास पहले, सबसे पहले हम A के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जब हम A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो A के कितने मोल हैं? गुनगुन बताओ। 2 मोल है। अब दोनों के रेशियो 1:1 है, तो B2 के भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। चलो चेक करते हैं। अगर हमने A के 2 लिए हैं तो चेक करो B2 के 2 है? तुम कहोगे सर वो तो 3 है। वो तो सर 3 है, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर A आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और B2 आपका एक्सेस में हो जाएगा बाय 1 मोल। ये तो रिएक्शन तुरंत हो गई, क्योंकि B2 की रिक्वायरमेंट 2 मोल की है, लेकिन B2 आपका 3 मोल मौजूद है, यानी कि रिएक्शन तो 100% हो जाएगी। इसका मतलब A is limiting reagent, A is limiting reagent and B2 is in excess by 1 mole. ये हो गया। ठीक है, अब हम एक तीसरा केस कंसिडर करते हैं गुनगुन फिर से। तीसरा केस है 100 atoms of A plus 100 molecules of B. ठीक है, ये है बेटा। अब ध्यान दो, हमारे पास रिएक्शन है A प्लस B2 दैट गिव्स AB2। तो यहाँ पर बेटा क्या है? यहाँ पर हमने सबसे पहले अगर 100 एटम्स A के लिए, अगर हमने 100 एटम्स A के लिए हैं तो दोनों के मोल्स का रेशियो 1:1 है। इसका मतलब 100 मॉलिक्यूल्स B2 के भी होने चाहिए। क्यों गुनगुन? ठीक है ना? अगर Yes, A के 100 एटम्स हैं तो B2 के भी 100 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब चेक करो B2 के कितने? अरे B2 के भी 100 पहले से ही गिवन है। इसका मतलब B2 एक्सेस में हुआ ही नहीं। B2 जितना रिक्वायर्ड है उतना ही B2 मौजूद है, ठीक है ना? तो जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही मौजूद हो, एक्सेस में ना हो, तो ऐसे केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। नहीं A होगा, नहीं B2 होगा। क्योंकि बेटा अगर हम रिवर्स भी करें ना, अगर हम कह दें कि आपने B2 के 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो A के 100 चाहिए होंगे। अब ध्यान से देखो, A के 100 मौजूद हैं, इसका मतलब A के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन हो रही है, B2 के भी रिस्पेक्ट में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब
यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में भी हो रही है और रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में भी हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो लिमिटिंग रिएजेंट। श्रेया तुम आ चुकी हो, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये टी एग्जांपल। तो मैं अब आपका एक डी एग्जांपल लेने जा रहा हूं। ये आपका एक डी एग्जांपल, तो डी एग्जांपल आपका क्या है, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। चलो बेटा अब बताओ कि दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए और B2 में से, ये पहचानना है। गुनगुन अब बेटा तुम चेक करके बताओ दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। बी लिमिटिंग रिएजेंट है शायद, एक सेकेंड। हाँ अभी हम करके चेक करते हैं पहले, लेकिन तुम चेक करो। B2 है सर बी लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ए के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो तो आपकी रिएक्शन ये लिखिए, A प्लस B2 दैट गिव्स AB2। तो अगर इसके मोल्स और इसके मोल्स का रेशियो 1:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहला केस कंसिडर करें तो उसमें A के हम 5 मोल लेते हैं, तो B2 के भी 5 चाहिए होंगे, है ना, B2 के भी 5 मोल चाहिए होंगे। अब चेक करो क्या B2 के 5 मोल मौजूद हैं? नहीं, ये तो 2.5 है, इसका मतलब इसमें रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि B2 रिक्वायर्ड 5 है, वो तो उससे कम मौजूद है। अब हम ये श्योर हो गया कि A लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब B के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर हम B2 के 2.5 मोल लेते हैं तो A के भी 2.5 मोल चाहिए होंगे। चेक करो A 2.5 है, अरे A तो 5 है। हाँ, तो रिएक्शन यहाँ हो जाएगी। इसका मतलब B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट और जो A है वो एक्सेस में है, कितने मोल से? 2.5 मोल। 2.5। अगला एग्जांपल फिर से लेते हैं। हमारे पास गिवन है A प्लस B2 दैट गिव्स AB2। अब हमारे पास गिवन है 2.5 मोल ऑफ A प्लस 5 मोल ऑफ B, B यानी कि B2। अब बताओ गुनगुन कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? सर A। हाँ आराम से बताओ। सर A लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाँ A ही होगा, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से। अगर हम A 2.5 मोल ले रहे हैं तो B के भी 2.5 चाहिए होंगे, कि दोनों के मोल्स का रेशियो 1:1 है। तो देखो B के 2.5 है, अरे वो तो 5 है, ज्यादा है, तो रिएक्शन हो जाए। यानी A इज लिमिटिंग reagent and B2 is in excess by 2.5 हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? यस सर। तो तुमको लिमिटिंग रिएजेंट तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं। यस सर आ गया। ठीक है, अभी स्कूल्स में जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। हमने एग्जाम के पैटर्न अभी देखा था,
ये काफी इजी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। नहीं सर, फिजिक्स का टफ आया था। फिजिक्स का तुम्हें टफ लगा था? यस सर, टफ था, मतलब टीचर ने ही बोला था कि टफ बना है। अच्छा, लेकिन था तो उसमें सब वही करने लायक। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आगे करते हैं। गुनगुन, आपको जब फ्री टाइम मिला करे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाया करिए। जैसे आपके पास जो है अभी टाइम है, तो आप जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए, और सिर्फ एनसीईआरटी के लगाने होते हैं। ठीक है, अब हम उसको रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिए उसको। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है आपका वो गिवन है, द मॉलिक्यूल, फिर से रिपीट कर रहे हैं, द मॉलिक्यूलर mass of an organic compound is 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% of hydrogen. Determine the molecular formula of compound. गुनगुन करो बेटा, ये क्वेश्चन देखिए कैसे कर रही हो। यस सर। करिए, सब लोग करिए, आंसर निकालिए, देखिए कौन आंसर बता के दे रहा है जल्दी। क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of compound. श्रेया, आपने आंसर निकाल लिया बेटा, जो निकाला है वो आंसर आपका सही है, गुड। तो सबसे पहले हमें, सर मेरा C6H6 आ रहा है। ओके, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कैसे एग्जाम में करना है। गुनगुन, आपका आंसर सही है बेटा, इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं एलिमेंट, फिर लिखते हैं परसेंटेज, ऐसे एग्जाम में लिखना होता है, फिर होता है एटॉमिक मास, फिर होता है मोल्स, फिर होता है रेशियो, फिर होता है सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो। तो एलिमेंट आपका एक कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज दिया है 92.4, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। मोल्स निकालने के लिए 92.4 को, यानी मोल्स निकालने के लिए वेट इन ग्राम को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। जब ये डिवाइड करेंगे आप, तो ये वैल्यू आएगी 7.7।
इतना करें। फिर आप हाइड्रोजन लिखिए उसके नीचे, हाइड्रोजन का परसेंटेज 7.6 है, उसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो वेट इन ग्राम को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो ये 7.6 ही आए। ठीक है, अब हमको सिंपलेस्ट रेशियो से पहले रेशियो निकालने होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इन दो क्वांटिटीज में जो क्वांटिटी छोटी होगी उसको दोनों से डिवाइड करेंगे। मतलब 7.7 और 7.6 में दोनों में जो छोटी क्वांटिटी है वो 7.6 है, तो यहाँ भी 7.6 से डिवाइड करेंगे 7.7 को, और यहाँ भी 7.6 को, मतलब जो भी क्वांटिटी छोटी होगी उससे दोनों के मोल्स को डिवाइड करेंगे। जो भी क्वांटिटी छोटी होगी उससे दोनों के मोल्स को डिवाइड करते हैं। तो 7.7 और 7.6 में से जो छोटी क्वांटिटी है वो 7.6 है, तो दोनों को उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका रेशियो निकलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.01 और ये डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसका होल नंबर देखें तो इसका होल नंबर 1 है, इसका भी होल नंबर 1 है, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो दोनों का 1:1 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेट। तो सबसे पहले आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला से बनता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आपका C का भी एक एटम है, H का भी एक एटम है, ये। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूले का आपको मास निकालना हो, जिसको कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो निकालेंगे H लिखा है, C का 12 होता है, H का 1 होता है, तो ये कितना आया 13। तो इसके आगे हम लिख रहे हैं, और आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास दिया है वो 78 दिया है। अब आप N निकालेंगे। N क्या होता है? N होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो ये है 78 और ये है 30, तो ये आ गया 6। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और बाहर ये N होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था आपका? CH था, और जो आपने N निकाला है वो 6 है, तो ये हो जाएगा C6H6। तो इस तरह से होगा। तो एग्जाम में ऐसे स्टेप वाइज पूरा लिखते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में वेपर डेंसिटी दी रहती है मॉलिक्यूलर मास की बजाय, तो याद रखिए मॉलिक्यूलर मास तब कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ये आपको याद रखना होगा कि कभी कभी एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया जाता है। यहाँ पे तो गिवन था 78, कभी कभी नहीं दिया जाता है, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन होती है। क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन होती है। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। गुनगुन आपको समझ में आ गया? यस सर। ये आपका मैंने जो पहले किया था ये पहले वाला है। इस पेज को आपने नहीं लिखा हो तो उस पेज को लिख लीजिए पहले आप। और ये आपका जो है दूसरा पेज है जो अभी हमने लिखा।
ये आपका पहला वाला पेज है और ये दूसरा पेज। कोई अगर नहीं लिखा हो तो नोट कर लो, एग्जाम में ऐसे ही किया जाता है बेटा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन दे बेटा अब। यस सर। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखने चले जा रहे हैं। देखो आप कैसे लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। व्हाट वॉल्यूम इज occupied at NTP by, question है what volume is occupied at NTP by, first part 1.4 gram of nitrogen, और दूसरा पार्ट है आपका 6.023 into 10 की पावर 21 molecules of oxygen, molecules of oxygen। और तीसरा पार्ट है आपका 0.2 मोल ऑफ अमोनिया, 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड एट एनटीपी बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6.023 into 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। इसको नोट करिए, क्वेश्चन करना चालू करिए। एनटीपी पर मैंने बताया कि एनटीपी का पूरा नाम होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारी गैसेस होती है, उन गैसेस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। एट एनटीपी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, भाई वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा? वॉल्यूम तो गैसेस ही ऑक्यूपाई करेगी ना, कोई एटम थोड़ा ना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा गैसेस ऑक्यूपाई करती है, और गैसेस क्या होती है? हमेशा मॉलिक्यूल्स होती है। गैसेस हमेशा क्या होती है? मॉलिक्यूल्स लिखती है। तो अगर यहाँ पे 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिखा है तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा, ये नाइट्रोजन एटम नहीं है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है। ये आपको स्पेशली कभी लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। जैसे सेकंड वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये सेकंड पार्ट में चाहता तो सिर्फ ऑक्सीजन भी लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम एटम नहीं ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम गैसेस ऑक्यूपाई करती है। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का नाम लिया जाए तो समझ लीजिए वो मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। अगर नाइट्रोजन एटम होता तो हम सिर्फ N लिखते, मॉलिक्यूल होता है तो हम उसको N2 लिखते। ऑक्सीजन एटम होगा तो हम O लिखेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो O2 लिखेंगे। बाकी अमोनिया तो मॉलिक्यूल है ही, क्योंकि वो एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बनी है। दिस इज अमोनिया NH3। तो मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एनटीपी पर, वो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो number of moles of any gas at NTP और STP फॉर्मूला होता है। श्रेया का आंसर आया है 30 पहले पार्ट का, देखते हैं। श्रेया आपका आंसर पता नहीं आपने किसका आंसर निकाला है, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। पहले पार्ट का है। अच्छा, पहले पार्ट का आंसर है बेटा। मैच कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, अभी मैं खुद ही करके चेक कर रहा हूँ। तो हम इसको करना स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके, तो क्वेश्चन है आपका 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होगा, N2। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास। ध्यान दो, वेट इन ग्राम कितना है, 1.4 है, 1.4 और मोलर मास नाइट्रोजन का होगा वो हम निकाल लेते हैं। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का हो जाएगा 14 इंटू 2, दैट इज 28 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 28 डाल दिया। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी आया इसको लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आप लिखेंगे कि जो अभी हमने सिखाया था उसको यूज करिए, आपका आंसर निकल आएगा। दिस इज 1.4 डिवाइड बाय 28, ये आया है 0.05 मोल्स। तो आप यहाँ पे लिखिए, अगर 1 मोल होता N2 का, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता। तो यहाँ पर कितना है, 0.05 मोल है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 इंटू 0.05, तो 22.4 इंटू 22.4, तो आंसर है 1.12। श्रेय, आपने जो आंसर निकाला था वो गलत था बेटा, इसको चेक कर लो, ये आंसर है। तो ये आंसर है 1.12 लीटर। पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। दूसरे पार्ट को करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी गैस का 1 मोल, 1 मोल किसी का भी हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एटम है तो एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो उसके एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देखो याद रखिए, चाहे 1 मोल ऑफ O2 हो, चाहे 1 मोल ऑफ N2 हो, चाहे 1 मोल किसी का भी हो, वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 मोल एटम का होता तो उसमें इतने एटम्स होते, 1 मोल मॉलिक्यूल का है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल आयन का होता तो उसमें इतने आयन्स होते। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब उसको चेक करते हैं। सबसे पहले इस बात को जो अभी हमने लिखा है इसको हम दोबारा लिखते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल ऑफ O2। इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तुम्हारे पास इतने मॉलिक्यूल्स दिए। तो ये कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीजन को, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, उनको ध्यान से देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 1 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। भैया इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब गुणगुण ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। फिर से देखो, 10 की पावर 21 वाली क्वांटिटी को 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली से डिवाइड करेंगे, तो इतने मोल्स ऑफ O2 आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/100 आ रहा है। 1/100 होता है 0.01, 1/100 होता है, क्योंकि ऊपर 21 है नीचे 23 है, तो नीचे 100 जीरो बचेंगे, 100 बचेगा। 100 का मतलब होता है 0.01। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, कहेंगे अगर 1 मोल O2 का होता तो वो क्या रिप्रेजेंट करता, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता अगर 1 मोल O2 होता। यहाँ कितना है बेटा, 0.01 मोल ऑफ O2, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। फिर से यूनिटरी मेथड, देखो बेटा फिर से यूनिटरी मेथड है, गुणगुण ध्यान दो।
इस वाली क्वांटिटी का इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 0.01 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखिए आप 224 और 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए 1 2 3, दिस इज 0.224 लीटर। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, उसके मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिए। ये आपका सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। खुर्शीदा, तुम्हारे थर्ड पार्ट का आंसर आया बेटा? सर अभी नहीं हुआ ये। तो जो समझा रहे वो तुमको समझ में आ रहा है? यस सर वो तो हो गया, आ रहा था समझ। थर्ड सर पार्ट एक बार थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन अभी हम दिखाते हैं। ये है बेटा 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। हमने अपने सॉफ्टवेयर को और पेड करा लिया है। इस पेड वर्जन में अब ये हो गया है कि इसमें जो डाटा है वो उसमें इनक्रिप्ट रहेगा, हटेगा नहीं। मतलब बोर्ड को मिटाने की जरूरत नहीं है, वो सारा डाटा पड़ा रहेगा। ओके, अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे। गुनगुन बेटा, तुमने नोट कर लिया सॉल्यूशन? यस सर। तो थर्ड पार्ट का आंसर निकालो जल्दी से। क्या गिवन है? 0.2 मोल ऑफ अमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? ये तो बहुत आसान है सर आ गया। सबसे पहले आप कहेंगे कि अगर 1 मोल अमोनिया होती तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती किसी भी गैस का? 4.48 होगा। अगर 1 मोल अमोनिया होती तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती। तो यहाँ पर कितने मोल है? 0.2 मोल ऑफ अमोनिया है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 4.48 आ रहा है। हाँ, 22.4 इंटू 0.2 इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई। ओके बेटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, दैट इज 4.48 लीटर। तो हमने इस तरह से आपको एमटीपी वाले क्वेश्चंस कराए हैं। इस पे ध्यान दीजिए कैसे किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। तो अगला क्वेश्चन है, लिखिए डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन लिखिए डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। श्रेया बेटा बताओ, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? Sir, atomic mass unit is equal to mass of an atom divided by 1/12 mass of carbon atom. अच्छा,
ओके या 1 mu is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 grams. अरे वाह, तुम्हारा आंसर तो एकदम सही है, क्या बात है। चलिए बाय द वे, ये एटॉमिक मास यूनिट क्लास 10th वाला है, ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ाते हैं। The unit of क्लास mass of 12, हाँ। तो अब हम आपको एक बार, equals हाँ, to 1 मैं आपको एक carbon atom. अब हम आपको सिखा देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब हम जिस तरीके से आपको एटॉमिक मास यूनिट बता रहे हैं, अब आप उसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है डिफाइन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए देखिए हम कैसे आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया था कि किसी भी एटम का 1 मोल हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी गैस का 1 मोल हो तो वो, समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कार्बन क्या है, एटम है ना, तो उसका 1 मोल इतने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कार्बन मॉलिक्यूल होता तो उसके ये जो 1 मोल है वो इतने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता। कार्बन का 1 मोल है तो कार्बन एटम है तो उसके इतने, 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। अगर कार्बन मॉलिक्यूल होता तो उसके 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते। 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कौन बताएगा, मोल इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। मोल कितना है कार्बन का, 1 है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इन ग्राम कितना आएगा, 12 ग्राम। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दो, 1 मोल ऑफ कार्बन इतने एटम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पहली और दूसरी बात को कंबाइन करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया जो 6.023 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। पहली और दूसरी बात को अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि पहली इक्वेशंस के LHS इक्वल है तो उनके RHS हमने इक्वल कर दिए, ऐसे समझ लीजिए। पहली 2 इक्वेशंस के LHS इक्वल है तो हमने उनके RHS इक्वल कर दिए, ऐसे समझ लीजिए। तो बेटा देखो गुनगुन ध्यान से कि इतने एटम्स का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो हमें एक एटम का वेट चाहिए, तो 1 एटम का वेट कितना होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन कितना वेट होगा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है गुनगुन, बोर्ड पे देखो कि आप इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में और फिर डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। इतने ग्राम है। ये देखो मैंने कार्बन के एक एटम का वेट निकाल दिया। ध्यान दो भाई, दिस इज कार्बन के एक एटम का वेट। कार्बन के एक एटम का वेट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आती है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ध्यान दीजिए, आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है उन्होंने लिखा है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम। तो कार्बन के एक एटम का, ये देखो कार्बन के एक एटम का जो वेट है 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का वेट। अभी हमने एटॉमिक मास यूनिट तो डिफाइन ही नहीं किया है, अभी तो हमने कार्बन का एक एटम का वेट निकाला।
अब एटॉमिक मास यूनिट जरा सा लिखेंगे, डिफाइंड हो जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट क्लास 10th में होता है, ये क्लास 10th का सिलेबस है। तो क्लास 10th में आपको बताया जाता है कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है मास ऑफ अ कार्बन एटम। अ का मतलब कार्बन के एक एटम का मास डिवाइड बाय 12, ये होता है। कार्बन के एक एटम के मास को जब हम 12 से डिवाइड कर देते हैं उसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन के एक एटम का मास अभी हमने बताया था वो ये है, और जब हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू गुनगुन ने बताई थी सॉल्व होकर के कितनी आ रही है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये गुनगुन ने अभी वैल्यू बताई थी। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो ठीक है, ये सबने क्वेश्चन कर लिया। यस सर। चलो हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब अपने सामने कैलकुलेटर भी रखिए और हमको जल्दी से आंसर निकाल के बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 atom of calcium। 1 atom of calcium। कैल्शियम आप जानते होंगे, कैल्शियम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। और दूसरा पार्ट है आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। किसका आंसर आ गया? ये देखो अब आए ये लोग ज्वाइन करने के लिए। न्याशा भी अब आ रही है, शिवांशु भी अब आ रहा है, कीरत भी अब आ रहा है, सिमरन भी अब आ रही है। चलो रहने दो, अब इनको तो समझ में नहीं आएगा, रहने दो। सर हाँ बेटा, मेरे सेकेंड पार्ट का आंसर आया है 1.062 इंटू 10⁻22 ग्राम। हाँ 1.06 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम, बिल्कुल सही है बेटा। तो पहले वाले का भी निकालिए। सर फर्स्ट वाले का 6.64 इंटू 10 की पावर -23। हाँ बिल्कुल सही है बेटा।
अगर आपको ये चैप्टर कम क्लियर होगा तो आपको क्लास 12th में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लास 12th में हर बार आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। में उसका नाम है सॉल्यूशन। उसमें इसी टाइप के इतने न्यूमेरिकल्स हैं कि आपसे न्यूमेरिकल्स हो ही नहीं पाएंगे, न सॉल्यूशन के हो पाएंगे, न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो पाएंगे, न केमिकल काइनेटिक्स पे हो पाएंगे, न सॉलिड स्टेट के हो पाएंगे। किसी भी चैप्टर के आपके क्वेश्चन होंगे ही नहीं जल्दी। ठीक है गुनगुन बेटा, आपका हो गया, हम करें इसको? यस सर। चलो हम कर देते हैं। अच्छा देखो, कैल्शियम दिया है, तो कैल्शियम का अगर 1 मोल होता तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या रिप्रेजेंट करता है? कैल्शियम एटम है, तो रिप्रेजेंट करेगा 6.023 into 10⁻23 एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? और मैंने अभी बताया था कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम यानी कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? 1 मोल ऑफ कैल्शियम इतने एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के बराबर भी होता है, क्योंकि कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, और 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम का मतलब 1 मोल होता है। अब आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6.023 into 10⁻23 एटम्स जो है उनका मास है 40 ग्राम। तो जो एक एटम होगा उसका मास होगा 40/6.023 into 10⁻23 कितने ग्राम होगा? तो ये एक एटम का मास। गुनगुन ध्यान से देखो, 1 का मल्टीप्लाई किया 40 में और इससे डिवाइड किया, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। चलिए भाई, तो हमने एक एटम का मास निकाल लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.64 into 10⁻⁻23 ग्राम। सेकेंड पार्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो आप क्या कहेंगे कि अगर 1 मोल SO2 का होता तो वो क्या रिप्रेजेंट करता? वो कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता? SO2 का मोलर मास क्या होता है बेटा, बताओ जरा। SO2 का मोलर मास क्या निकाला है आप लोगों ने? 44। देखते हैं, चेक करते हैं। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 into 2 होता है 32, 64। यानी कि 1 मोल ऑफ SO2 किसके इक्वल है? 64 ग्राम ऑफ SO2 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे कि 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं 64 ग्राम ऑफ SO2। तो 1 मॉलिक्यूल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा 64। भाई इतने मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? 64 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? क्योंकि आपसे 1 मॉलिक्यूल का पूछा गया है, वो होगा 64 अपॉन अवोगाद्रो नंबर, और ये वैल्यू आएगी 1.06 into 10⁻⁻22 ग्राम।
ठीक है, इसको हम रफ कर दें, हटा दें। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए कौन जल्दी करके बताता है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1.6 gram of methane. Calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of methane. Sir, 0.1 electrons. क्या आ रहा है? 0.1. चलो चेक करते हैं। (6.02 × 10^23). क्या आ रहा है बेटा? 6.022 into 10 की पावर ओके, चलो हम करते हैं 23। हाँ बेटा आपका सही, 10^20. हाँ सही है बेटा, आपका सही है। सर 6.022 into 10 की पावर 23। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, हम इसको करना एक बार बता देते हैं। क्या लिखा है? 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। पहले मोलर मास निकालो मीथेन का, मोलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मोलर मास निकालिए। कार्बन का होता है 12, हो गया 4 into 1 यानी कि 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम। ठीक है, ओके। और मीथेन के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मीथेन की 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ध्यान देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, हाइड्रोजन का 4, यानी कि मीथेन के 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीथेन के 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालिए जरा। मोल्स होगा वेट इन ग्राम, क्योंकि तो मीथेन का वेट इन ग्राम दिया है 1.6 डिवाइड बाय उसका मोलर मास। मोलर मास दिया है 60, तो ये मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये आए पॉइंट। और मैंने आपको बताया है कभी भी नंबर ऑफ मोल्स अगर आ जाते और नंबर ऑफ मोल्स से आपको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स में अवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आप निकालिए, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आप निकालिए। तो आप कहेंगे अगर 1 मोल मीथेन का है, अगर 1 मोल मीथेन का है तो उसमें कितने होंगे? उसमें होंगे 6.023 into 10 की पावर 23
मॉलिक्यूल्स होते अगर 1 मोल होता, लेकिन यहाँ 1 मोल थोड़ी नहीं है, यहाँ 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.1 मोल ऑफ मीथेन में इतने मॉलिक्यूल्स, या ऐसे समझ लीजिए डायरेक्टली मोल्स में वो गादो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली भी आ जाएंगे, या आप ऐसे समझिए कि 1 मोल ऑफ मीथेन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो यूनिटरी मेथड लगा दें। अब यहाँ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है ना? तो आप कहेंगे अगर 1 मॉलिक्यूल होता मीथेन का तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23.1, यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कितने होंगे? निकालो, यूनिटरी मेथड लगा दो। कितने होते हैं? तो ये 0.1 जो है, 0.1 का मतलब 1/10 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 इससे, 0.1 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं।